तार साहब, कल भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की। जो उन्होंने कहा कि हम जिन लोगों ने अटैक किया है उनको सी बेड तक, यानी कि समंदर की तहों तक उनको जाके पकड़ेंगे और ढूंढेंगे। तार साहब, अमूमन ये जो स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है। अमरीकी इस अंदाज से बात किया करते हैं, और ये जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम समंदर की तहों तक जाएंगे, इट मीन्स कि वो बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर की बात कर रहे हैं कि वो नॉन स्टेट एक्टर ही हो सकते हैं। लगता तो यही है। तार साहब, इसको अगर हम एनालाइज करें, हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट ऑफ राजनाथ सिंह साहब? चीमा साहब, ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है, और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है, बड़ी उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है। उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों में अगर उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग नाउ, वी आर स्ट्रांग। तो उसमें सिर्फ ये पहला वाक्य नहीं है। इसमें यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, पहला वाक्य मैं समझता हूं कि पहली दफा जब टोनी बिल्कन और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इज नॉट द सोल पावर एनीमोर। वो सोल, अब दूसरी भी पावर्स मौजूद है। दूसरा फिर उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन ये था कि उन्होंने खुल के यूक्रेन की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने बैलेंस किया रशिया के साथ। जो अमेरिका समझता था कि वी इंडिया इज इन आवर पॉकेट नाउ, तो उसका वो उन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद गाजा का खासकर उसके ऊपर भारत ने अपना स्टैंड अलग रखा उसमें। तीसरा, जब रेड सी के अंदर वाकया आया तो फिर उन्होंने वो 10 लोगों का जो एक अलायंस बना उसमें भी उसको ज्वाइन ना किया, बल्कि अपने वो INS कलकत्ता और INS कोची को भेजा यमन में। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर मोर देन 20,000 भारतीय एक्सपर्ट्स वहां पे मौजूद हैं। आज जो वाकया आया है उसको साथ ना सिर्फ उन्होंने ये वाकया कहा है कि समुद्र की डेप्थ तक जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपना तीसरा INS जो शिप है उसको भी मोरंगो जो उसको भी डिप्लॉयड कर दिया है इसी मकसद के लिए कि जो भारत की अपनी ट्रेड रूट्स हैं या जो शिप्स आ रहे हैं भारत की प्रोडक्ट्स लेकर, उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। चीमा साहब, मैं इसमें कई आइटम ऐसे हैं जिनको मैं दाद दूंगा, इसी रेफरेंस के साथ आता है। देखें, कौमों की इकानमियां आजकल खास कर अगर देखा जाए तो गाजा जंग का और यूक्रेन जंग का सबसे ज्यादा दुनिया को थ्रेट क्या थी? फ्यूल और फूड। फ्यूल और फूड जब इसकी सप्लाई इंटरप्ट होती है तो मुल्कों की इकानमियां जो है शेकअप हो जाती है। इस वक्त ना सिर्फ इन्हें अपने ट्रेड शिप्स का खदशा है, रशिया से तेल लेते रहे, लेकिन रशिया के बाद आपको पता होगा वेनेजुएला के साथ भी भारत ने अपना तेल लेने का मंसूबा बनाया। आज बल्कि इसी तरह की एक और खबर है, इस वक्त दुनिया में आगे चीमा साहब ट्रेड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इस वक्त? अगर पेट्रोल के बाद गाड़ियां और आपके लैपटॉप और फोन है वो लिथियम के साथ चलते हैं। आई वाज सरप्राइज्ड टू गेट अप व्हेन आज की मैं पहली खबर उठ के देखी तो भारत जो है वो $20 मिलियन से अर्जेंटीना, चिली उनसे वो लिथियम अपनी जो है उसको सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इस वक्त वट एवर चिली और बोलिविया के इस वक्त भारत इज डिपेंडिंग ऑन द लिथियम फ्रॉम चाइना की मोनोपोली है, उस मोनोपोली को तोड़ना चाहते हैं। मकसद उसका यह था कि आज जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है उसके पीछे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के जो ट्रेड रूट्स आ रहे हैं, जो शिपिंग जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनमें इंटरप्शन ना हो, ताकि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग रहे। मैं इस पे आफरीन है इन सारी चीजों पे। वजह यह है कि दुनिया का किसी मुल्क इंक्लूडिंग अमेरिका इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड रूट्स, शिपिंग ट्रेड रूट्स। मैं यहाँ पे मुझे दुख है आज, काश कि मैं जिस मुल्क में बैठा हूँ यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसका हवाला देना चाहूंगा। तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप रेड सी के अंदर होती आप पर हमला कर रहे हैं, 40 मिसाइल आपके शिप्स पे मार रहे हैं, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते, रिटेलिएट क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि ईरान इसके अंदर जंप करके आ जाए या फिर ये जंग एक्सपेंड कर जाए। ये और सिर्फ ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे तो दूसरे शिपों के ऊपर भी मार रहे हैं, तो वो तो सारी द एंटायर वर्ल्ड हैज टू रिस्पॉन्ड टू इट। अ वीक स्टेटमेंट, एक सुपर पावर सोल सुपर पावर का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है उसकी स्टेटमेंट इस तरह की नहीं होती, बल्कि मेरे ख्याल में जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की आज जो स्पीच थी, जो उनका स्टेटमेंट थी, दैट इज इक्वल टू अ सुपर पावर। मैं ये कहूंगा कि with this thing India is moving rapidly towards the status of a superpower। अपने मिसाइल का खुद हल निकालना, इंडिपेंडेंट हल निकालना, भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की ट्रेड पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी को सामने रख के फैसले करना, वाइज डिसीजंस लेना, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैं समझता हूं कि उस रीजन को और दूसरे लोगों को भी सीखना चाहिए। अफसोस के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली आई एम एन अमेरिकन माई सेल्फ एंड सिटिंग हियर एंड वाचिंग द
the weaknesses of American foreign policy, और जिस तरीके से Putin and China is abusing their American weak foreign policy, काश के अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर भी किसी तरह की स्पीच दे सकता कि जिस तरीके से होती हमें रेड सी पे हम पे हमला कर रहे हैं, हम उसको रिटेलिएट करेंगे। लेकिन मेरी जो जब मैं देखता हूँ इंडियन फॉरेन पॉलिसी और जो टीम है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डॉक्टर जयशंकर, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी, डिप्लोमेसी काम करेगी। इस वक्त आप चीमा साहब अगर देखें, इस वक्त कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां पे इंडियन डायस्पोरा आज बिजनेस पे उनका कंट्रोल नहीं है? आप मैं जिस तरह नाइजीरिया, अफ्रीका में देख लें, आप देख लें उनका भारतीय डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देख लें आप। तो इस वक्त जिस तरीके से भारत जो है दे हैव स्प्रेड, दे हैव प्लेड देयर कार्ड्स, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी। डिप्लोमेटिकली दे विल कम टू द सिचुएशन। हाँ, इस स्टेटमेंट से भारत को इलेक्शन में इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इज टचिंग द रूफ। आज मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आज मोदी साहब उनके YouTube चैनल के ऊपर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, द हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड लीडर इन द वर्ल्ड। तो जब ये सिचुएशन हो तो उसमें इलेक्शन भी आपकी जेब में होता है। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 साल से एक ऑलमोस्ट इंटरनेशनल कैंपेन चला रखी है मोदी साहब ने, चाहे वो G20 हो, चाहे वो दूसरा बीजिंग हो, जिस तरह शंघाई जो उनकी कुछ भी, तो दे हैव आप कहते हैं नेशनल मूवमेंट, मेरे ख्याल में तो मोदी साहब ने इंटरनेशनल मूवमेंट चलाई है, जिसमें उनका कद काट जिस तरह देख रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर सेल्फियां ले रहे हैं उनके साथ। और मैं समझता हूं कि इस पे नौबत इतनी नहीं आएगी कि इनको अटैक करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी विल वर्क। हाँ, लेकिन उन्होंने एक जो पंच दिखाया है कि इफ यू डू इट नेक्स्ट टाइम वी हैव सोर्सेज रिसोर्सेज टू रिएक्ट, मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब मूविंग ऑन, मैं बात करना चाहता हूँ, डॉक्टर जयशंकर रशिया में है। डॉक्टर साहब 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या देखते हैं और जो वर्डिंग इस्तेमाल की है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने कहा जी कि हमारा ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप है और ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसकी जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री को निकाल लें, पॉलिटिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी से भी उन्होंने, इंडियन कम्युनिटी से भी वहाँ पर उन्होंने खिताब किया, और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटिमेंट। ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज़ इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। साहब आपने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है, हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाक़यात हुए हैं, रशिया के साथ हमारे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे। दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू यूएस। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए वहां पे उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया, और दूसरा जो सर्दमोरी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूं कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स। चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें, जब भी नया कहते हैं ना व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है, तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उन्हें। अब दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। रैपिड स्पीड, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो, भारत ग्रोथ। अब देखिए आज जो चाइना की तरफ से उनके आई है स्टेटमेंट कि भारत विल बिकम अ ग्रेवयार्ड फॉर द बिग कंपनीज। दिस इज व्हाट दे आर, चाइना इज गोइंग आफ्टरवर्ड्स। और चाइना खासकर अपना जिस तरीके से उनका लिथियम के ऊपर ऑलमोस्ट मोनोपोली है, इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के अंदर जाके वो अपने, और ऑस्ट्रेलिया में पहले ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सक्लूसिव भारत के। तो दोनों इस वक्त अगर देखा जाए तो वो मैं समझता हूं कि अमेरिका तो वैसे अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त ताइवान के हवाले से भारत के अलावा। ये इसमें देखें वो एक दूसरे को दे आर शोइंग ऑफ ईच अदर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देयर इकोनॉमी एज वेल। भारत का भी जो है ट्रेड बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में दे विल कम टू द कंक्लूजन थोड़े दिनों तक। इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि अमेरिका डजंट हैव एनी चॉइस, कोई उनके पास चॉइस नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए। और जिस तरीके से मैंने बताया अमेरिका को इसको चलाने वाले इस वक्त भारतीय निजात डायस्पोरा है, आपने देखा होगा, आप यहाँ पे देख लें, लगता है कि सारे सीईओज जो हैं वो सारे के सारे वही हैं, जो व्हाइट हाउस है वो भी वो चला रहे हैं। और क्या करेंगे, थोड़ा इधर उधर आंखें शांखें दिखाएंगे, बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या करें? इनके पास चॉइस होता। चिमा साहब एक और बात था, खालिस्तान के हवाले से अगर इनके पास इतना चॉइस होता तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते। इन्होंने डरते इन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी अमेरिका ने। इन्होंने एक जुडिशियल स्टेप उठाया था जो जिसको मैं समझता हूं कि लोअर लेवल का था काम, बल्कि इन्होंने आंखें दिखानी है तो इन्होंने ट्रूडो को कहा कि तुम आंखें दिखा लो।
उसके जरिए इन्होंने थोड़ा परेशान करने की कोशिश की है भारत को, लेकिन उन्होंने उस पर डबल पंच मारा था, डबल जैब किया था, जो उन्होंने उनके सारी की सारी वैसी खाली करा दी। तो इन्होंने ट्रूडो ने एक जैब दिया था, उन्होंने अगलों ने फिर नाक डाउन किया वहां से। तो इट्स नॉट दैट इजी कि आप इस तरीके से भारत और वेस्ट जो है, वेस्ट इस तरीके से भारत के साथ करेगा, और उनका रशिया जाना इस वक्त बड़े माने रखता है। इट इज 100% signals coming out of there to Pakistan and to America. Okay, if you have choices, we have choices as well. तो उसमें उनका ये दौरा बिल्कुल आपने सही कहा है। एक तो इलेक्शन के हवाले से ये दोनों चीजें हमने जो दोनों खबरें जिन पे बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टेटमेंट टुवर्ड्स द ट्रेड रूट्स, और उसके बाद जयशंकर, इसके साथ इनके ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड है, इकोनॉमी रिलेटेड है, इलेक्शन रिलेटेड है, ये दोनों चीजें। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और एक और भी मुझे थोड़ा सा खतरा भी है इसका कि रशिया जो है वो अगले साल ब्रिक्स की को होस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। इंडिया ने इससे पहले पाकिस्तान को रोका है, आपको याद होगा। और मुझे याद है कि एक हमारे फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट भी इस हवाले से आई थी। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जितनी जपियाँ डॉक्टर जयशंकर पा रहे हैं लेवरॉफ को, रशियन फॉरेन मिनिस्टर को, ये बेच के ही ना कह दें कि पाकिस्तान नहीं आने देना ब्रिक्स में, तो इट विल बी अनदर, क्योंकि पाकिस्तान जी जी मतलब उसमें तो एक साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, नंबर वन। दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। देखिए उसमें अगर हमारे दो चीजें बताऊंगा इस वक्त, अगर अलायंस अमेरिका के खिलाफ है तो दो मुल्कों का, दो सुपर पावर्स का अलायंस है, रशिया एंड चाइना, दोनों का अलायंस एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। अगर पाकिस्तान आके चाइना को छोड़ के डायरेक्ट अमेरिकन कैंप में जिस तरह आने की कोशिश कर रहा है, या जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, आपका क्या ख्याल है, उससे रशिया को रिजर्वेशंस नहीं होंगे? चाइना का आपने सीपैक बंद कर दिया है, चाइना को रिजर्वेशंस नहीं होंगी इन सर्कमस्टांसेस में। और भारत अगर जाके मॉस्को बैठ के उनको कहता है कि आपने अंडर दीज सर्कमस्टांसेस आपने ब्रिक्स में पाकिस्तान को नहीं लाके आना, तो रशिया के पास कौन से चॉइस है? जब आप व्हाइल यू आर सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, आप बिल्कुल दर हकीकत देखें चीमा साहब, मैंने अगले दिन भी शायद आपके सेगमेंट में कहा था, हमारे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हमें अभी तक सबसे बड़ी तो बात यही नहीं पता कि हमारे लिए सदारती निजाम ठीक है या पार्लियामेंट्री सिस्टम ठीक है। हमें अभी तक यही नहीं पता कि हम इस्लामिक कंट्री हैं कि हम सेकुलर कंट्री हैं। 18वीं तरमीम का हमने क्या करना है, हम चाइना के साथ चलना पसंद करेंगे या अमेरिका के साथ चलना पसंद करेंगे? हमें कुछ नहीं पता सिवाय डॉलर और पाउंड के। हमें जो डॉलर दिखाता है हम उधर चले जाते हैं। आप इसके अलावा इस पर डिबेट की जा सकती है, और मैं बड़े वसूख के साथ ये चीजें कह रहा हूं। तो देखिए आजकल आपको दो चार चीजें हैं। आईएमएफ के पीछे आप क्यों फिरते हैं? आईएमएफ आपको पैसे ज्यादा नहीं देता, पैसे थोड़े से देता है, लेकिन आपके जो भाईजान सऊदी अरेबिया और यूएई वाले वो कहते हैं आईएमएफ की सर्टिफिकेशन लाओगे तो फिर पैसे देंगे। असल में आपकी नजर उन पे होती है। आईएमएफ तो वो आपको सर्टिफाई करते हैं, आपको वो एक ना स्टिकर देते हैं कि ए ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ स्टिकर लाता है, हूं तुसी जिथों मर्जी खरात मानो जाके। दैट्स व्हाट योर रिलेशनशिप विद द आईएमएफ। वरना आईएमएफ तो आपको पता ही इनके पास अपने खुद आप इतने पैसे नहीं रहे। लेकिन चिमा साहब दुख के साथ मैं जब आपने पाकिस्तान की मैं इस हवाले से बात कर रहा हूं, अभी तक किसी जी शऊर इंसान जो इलेक्शन लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, जो भी फ्रॉड पाकिस्तान में कर रहे हैं, किसी के मुंह से गलती से भी नहीं निकला कि हमने एक्सपोर्ट क्या करना है पाकिस्तान। गलती से उनसे मुंह से नहीं निकला कि यूथ को किस तरह एजुकेट करना है। गलती से उनके मुंह से नहीं निकल रहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। इस वक्त लोग कैरी ऑन के साथ पाकिस्तान आते हैं, जो सब सामान भी नहीं बुक कराते, क्योंकि पता होता है ना कोई पता नहीं किस वक्त जाना है। कैरी ऑन के साथ आते हैं, वायरें होती हैं डॉलरों की, वो भी यहाँ से जो डॉलर वो तो पाकिस्तान पहुंचते नहीं, कैरी ऑन के साथ जाते हैं, कैरी ऑन के साथ लंदन आ जाते हैं। मैंने कल एक ट्वीट किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सोच समझ के, क्योंकि कायदे आजम साहब की कल बर्थडे थी। मैंने कहा था कायदे आजम साहब, आई एम सो सॉरी अबाउट इट कि आपने पाकिस्तान बनाया है, तो ये लोग जिनके लिए आपने पाकिस्तान बनाया, ये तो अभी ब्रिटिश कॉलोनी है, इनका कैपिटल तो आज भी लंदन है, ये तो आज भी पाउंड के लिए काम कर रहे हैं, ये तो आजाद हुए ही नहीं है, ये ज़हनी तौर पे गुलाम है। इसका क्या करेंगे आप इस पे डिबेट कर लेंगे आपका कैपिटल इस्लामाबाद है या लंदन? आप तो लंदन से ऑपरेट होते हैं सारे। आपके देखे ना, ये आपकी ये मुस्लिम लीग का अभी जो हमारे नायब वज़ीर आज़म साहब है, सारी डीलें लंदन, और दूसरा चीखता है जेल च बैठ के लंदन प्लान क्यों इस्लामाबाद प्लान क्यों नहीं कहता वो? क्योंकि प्लान बनी लंदन में। शहबाज शरीफ साहब का मुझे याद है जब उनका टेन्योर खत्म हुआ, रात को फ्लाई करके वापस चले गए लंदन, बच्चे सबके वहां बैठे। अमीरुल मोमिनीन जो जेल में उसके बच्चे भी वही हैं, ये इनके सब तोते पोते जो सारे नवाज शरीफ के भी वही हैं। तो ये एक कायदे आजम साहब, आप सारे के सारे कंफ्यूज और नर्वस हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता कि क्या होना है, हमारी डायरेक्शन क्या है। इलेक्शन मैं अगले दिन इलेक्शन हो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन ना हो तब भी कोई फर्क नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लुट मार आपका बिल्कुल चल रही, बिल्कुल खुली। पता नहीं, मैंने अगले दिन किसी को कहा था कि आपने अपनी जियोग्राफिक लोकेशन बड़ी महारत के साथ 76 साल बेची है, 76 साल मुसलसल बेच रहे हैं आप अभी तक। मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया था कि फाइनेंशियल बैंक्रप्सी के हल है, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी के हल होते हैं 20-20, 30-30 साल के अंदर। मैंने देखा कि कंट्री रिवाइव करके दोबारा अपनी इकॉनमी ठीक, लेकिन अपनी मॉरल बैंक्रप्सी का क्या करेंगे आप? मॉरल बैंक्रप्ट हो चुके हैं, बिल्कुल कोई मोरालिटी है ही नहीं।
कोई मोरालिटी। और खैर खास कर एक मेरा बल्कि देखें, मैं खुद मुसलमान हूं। हाउ डेयर यू जज पीपल बेस्ड ऑन देयर फेथ। उनका पर्सनल मैटर है, जो भी मैटर है उनका पर्सनल मैटर है। आप अपनी विल को, अपनी ओपिनियन को जबरदस्ती किसी पे फोर्स क्यों करते हैं? बल्कि इस्लाम के अंदर यह मौजूद है इस चीज का कि आप बाई फोर्स कन्वर्जन नहीं होती, किसी मजहब में भी बाई फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि आप किस किस्म की एक फिलॉसफी लेकर आप बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान, आप पूरी दुनिया पे इन्फोर्स करना चाहते हैं, पूरी दुनिया पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि भारत ने अभी तक रशिया का ऑयल जो है, रशियन ऑयल जो भारत के अंदर आता था, वो अभी तक आ रहा है। मतलब कि यूक्रेन की वॉर को, मतलब कि भाई, मतलब कि 2000 क्या बोलते हैं 2022 या 21 में शुरू हुई थी, और मतलब अभी तक कितने साल हो गए हैं उस वॉर को, मतलब अभी तक वो कंटिन्यूस चल रही है। लेकिन भाई अभी तक भारत रशिया का ऑयल ख़रीद रहा है भाई, ठीक है। मतलब कि वेस्ट और अमेरिका ने भाई भारत को कितने ताने मारे, भारत को कितनी रेस्ट्रिक्शन लगाई, लेकिन भारत अभी तक भाई वो ऑयल, मतलब रशियन ऑयल अभी तक बाय कर रहा है। कि क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई भारत के अंदर एक मजबूत और एक मतलब दूरदर्शी सरकार है, जो जानती है कि भाई भारतीय लोगों के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, ठीक है। इसलिए भारतीय सरकार, मतलब कि भाई, मतलब कि उस टाइम से ही भारत को डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल मिल रहा था, ठीक है, रशिया से, ठीक है। रशिया डिस्काउंटेड रेट पर भारत को ऑयल दे रहा था, तो भारत को भाई ऑयल लेने की बहुत आवश्यकता थी। ये बात भाई खुद पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी बोली थी कि भाई हम खुद लेना चाह रहे थे भाई ऑयल, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान में डिक्टेटर बैठे पड़े हैं, इन्होंने मुझे मतलब कि क्या बोलते हैं, रशिया से कच्चा तेल जो कि सस्ते दाम पे मिल रहा था वो लेने नहीं दिया। और भी सामान रशिया से मुझे सस्ता मिल जाता, लेकिन उन्होंने लेने नहीं दिया। ये खुद इमरान खान ने बोला था, ठीक है। तो भाई भारत की एकदम नीति एकदम साफ थी और एकदम पॉलिसी एकदम सही थी रशिया के साथ में, कि भाई भारत को रशिया का ऑयल ख़रीदना था, ख़रीदना है ही, ठीक है। जिस तरीके से मतलब कि ट्रंप ने मतलब भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, मतलब कि खैर वो लगा तो नहीं पाया था 500% टैरिफ, ये तो बस एक ब्लफ खेल रहा था डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ में। क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप को अपने, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप को ना सोच रहा था कि भाई भारत ना हमारा साथ दे, जब हम ईरान में अटैक करने चाहेंगे तो भाई भारत हमारा साथ दे, अपने एयरबेस वगैरह प्रोवाइड करे अमेरिका को। तो भाई अमेरिका को तो भाई भारत कभी प्रोवाइड नहीं करेगा। भारत की क्या बोलते हैं, अमेरिका की जंग में भारत तो कभी घुसेगा नहीं। क्यों घुसेगा भाई? अमेरिका की खुद की जंग है भाई। जब अमेरिका के जो नाटो देश सदस्य हैं वो उसका साथ नहीं दे रहे थे, तो भारत क्यों साथ देगा? ठीक है भाई साहब। लेकिन भाई अमेरिका की बस ज़बरदस्ती इस जंग में घुसने की वजह से भाई पूरी दुनिया में ऑयल संकट आ गया है, ठीक है भाई। क्योंकि भाई क्यों अमेरिका का, मतलब कि अमेरिका खुद से जंग शुरू करता है और कहता है कि मैं ही मतलब कि ये जंग बंद करवाऊँगा, ठीक है। तो अमेरिका ने मीडिएटर का रोल दे दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान खुद मतलब मुल्क चलाने के लिए पैसा है नहीं, भीख मांग रहा है हर जगह से, ठीक है भाई। सो खुद की सिक्योरिटी का कोई वो है नहीं, ठीक है, रास्ता है नहीं कुछ सिक्योरिटी का। तो भाई दूसरे देशों को सिक्योरिटी बांट रहा है, और भाई साहब क्या बोलते हैं, अमेरिका कहने पर मीडिएटर का रोल निभा रहा है वो पाकिस्तान। मतलब कि कितना बड़ा फ्रॉड दुनिया के साथ में ये अमेरिका ने करा कि भाई पाकिस्तान को मीडिएटर बना दिया, और पाकिस्तान से वो कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब कि भाई एक तरफ तो भाई पाकिस्तान कह रहा था कि भाई हमने जंग रुकवा दी है और रुक गई है पूरी जंग, अमेरिका, ईरान और इसराइल मान गए हैं, अब सब जगह शांति हो गई है, पूरे विश्व में शांति बन गई है, और हम तो विश्व ग्रुप बन ही गए थे, बस बन ही गए थे। लेकिन इसराइल ने काम ख़राब कर दिया, ये कहना था भाई पाकिस्तान का। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर, उसने तो भाई साहब पता नहीं क्या क्या बोला भाई इसराइल को। मतलब कि बहुत ही बुरी बातें बोली इसराइल को कि भाई इंसानियत के लिए ख़तरा है, ये ख़तरा है, वो ख़तरा है। लेकिन भाई ठीक है, क्योंकि भाई जहाँ पे पाकिस्तान मतलब कि भाई दावा कर रहा था कि मैंने तो जंग रोक दिए, पीस करवा दिए, वहीं दूसरी तरफ इसराइल जो है भाई लेबनान को ठोके जा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से पाकिस्तान तो बौखला गया था, और उस वजह से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने मतलब कि भाई क्या बोलते हैं, इसराइल को सुनाना शुरू कर दिया कि भाई देखो ये इसराइल तो भाई इंसानियत के लिए ख़तरा है, इसके लिए ख़तरा है, उसके लिए ख़तरा है, ठीक है। वैसे पहले खुद की गिरबान में झांकना चाहिए कि भाई तुम किस चीज़ के लिए ख़तरा हो, तुम पूरी दुनिया के लिए ख़तरा हो, ठीक है। तो भाई अब ये जो जंग है ना, मतलब कि जो अमेरिका ने जंग थोपी थी भाई पूरी दुनिया में, ऑयल क्राइसिस तो आ गया है भाई इसकी वजह से। ईरान भी मान नहीं रहा है भाई साहब, ईरान तो भाई बिल्कुल उसने तो खबर मान लिया सर पे कि भाई हम तो जिएंगे, हम मरेंगे, ठीक है भाई साहब। क्योंकि भाई उन्होंने मतलब कि उन्होंने भाई साहब बोल दिया हम तो जिस कंट्रीज पे अटैक करेंगे, तुम्हें जो करना है अमेरिका वो कर लो, ठीक भाई। सो अमेरिका का समझ नहीं आता यार, मतलब कि तुमने यार रिजीम चेंज करनी थी तो भाई कर देते ना, कर देते। फिर ये क्यों ढोंग रच रहे हो कि भाई वो हमसे बात करना चाह रहे हैं? अरे तुम बात मत करो ना उनसे,
बात क्यों करना चाह रहे हो तुम उनसे? जब तुमने ठाने लिया था कि भाई उसकी उनकी रिजीम चेंज करनी है तो कर देते ना भाई, कर देते। तो ये क्यों कह रहे हो कि भाई मतलब कि वो बात करना चाह रहे हैं हमसे, अब हम बात करेंगे? यार तुम तो सुपर पावर हो यार, सुपर पावरों को बात करने की ज़रूरत पड़ती है क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आता, सुपर पावर ही बात करती है और जो बात भी कर रही है उसके बाद भाई फिर उसके बाद अटैक भी चालू हुए। मतलब ये डबल गेम क्या चल कर रहा है भाई साहब? मतलब कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भाई अपनी शाख मतलब कि ऐसी बना लिया ना, मतलब कि भाई ऐसी ऐसी इमेज बना ली पूरी दुनिया के सामने, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा उनको यार। कोई भी बड़ी बात होगी, कुछ भी बोलेंगे, उनको ट्रस्ट नहीं करने वाला, मतलब कि ट्रस्ट वर्दी नहीं रह गए भाई वो। ठीक है, उन्होंने मतलब कि कुछ कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, इतना भी ऐसा इतना भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब कि पूरी दुनिया की भाई थोड़ा सा भी विश्वास करना छोड़ दे अमेरिका के प्रेसिडेंट का सुपर पावर। ओनली सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड। ठीक है भाई साहब, जयशंकर ने जैसे बोला था ना कि भाई साहब पाकिस्तान क्या बोलते हैं, अमेरिका नॉट ओनली सोल सुपर पावर एनीमोर। ठीक है भाई, तो जयशंकर की बात एकदम सही थी भाई साहब, क्योंकि भाई भारत तो उभरती हुई शक्ति है। ठीक है भाई साहब, भारत भाई साहब अपनी बात पे अटल रहता है और भारत मतलब किसी की सेफ्टी का अगर जिम्मा लिया है तो भाई पूरी उसको क्या बोलते हैं अपने दम खम से मतलब कि भाई पूरी तरीके से निभाता है भारत भाई साहब। ठीक है, लेकिन भाई साहब अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है भाई साहब, एक तरफ क्या कहता है अमेरिका और दूसरी तरफ क्या क्या करने लग जाता है भाई साहब। ये तो भाई साहब इसराइल के लिए भी मतलब कि इसराइल को भी सोचना चाहिए यार, मतलब कि भाई अमेरिका बिल्कुल भी यार मतलब कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है भाई बिल्कुल भी। मतलब इसराइल को तो भाई साहब मजबूरी है, इसराइल को तो भाई घुसना ज़रूरी है, ईरान के अंदर घुसना ज़रूरी है भाई साहब, लेबनान के अंदर घुसना ज़रूरी है। क्या बोलते हैं यमन के हूतियों से भी निपटना है और क्या बोलते हैं हिजबुल्लाह से भी निपटना है। तो भाई क्या करेगा भाई, लेबनान के हिजबुल्लाह से भी निपटना है तो भाई क्या करेगा भाई हमें क्या बोलते हैं इसराइल। भाई इसराइल के लिए तो भाई साहब इसराइल को तो भाई करना ही है, लेकिन भाई क्या अमेरिका बड़ा चौधरी बनता है यार बीच में, मतलब कि इसराइल की जंग में घुस गया खुद, मतलब कि अपने आप ही घुस गया, उसके अपने आप ही अब मीडिएटर बना रहा है उनको पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानियों को भी भाई साहब शर्म नहीं आती बिल्कुल भी यार। मतलब कि भीख मांग रहे हो यार, मतलब कि खाने को पैसे नहीं है यार, तुम ऊपर से मीडिएटर का रोल निभा रहे हो यार। तुम्हें तो इमरजेंसी लगानी चाहिए अपने मुल्क में भाई साहब। ये क्या हो रहा है तुम्हारे मुल्क में? ठीक है, इमरजेंसी लगा के डिक्टेटर को फारिग करो अपने। ठीक है, ट्रेड वगैरह करो, रिलेशनशिप बनाओ भाई साहब, जनता भूखी मरी जा रही है। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।